हेलो दोस्तों, SRV एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा जीएसटी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी तथा कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड होंगे वह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स यह डायरेक्ट किसी से वसूल नहीं किया जाता। जैसे इनकम टैक्स है, जिसने इनकम कमाई है उसके द्वारा वसूल किया जाता है, लेकिन यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कि गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है उस पे लगाया जाता है। यह अब इसमें जीएसटी क्या है, एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सप्लाई पे लगता है। अब वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, वह गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब कोई रॉ मटेरियल है, वह मार्केट जैसे जंगल से लकड़ी काटी, ठीक है। वह उसके लिए क्या था, लकड़ी क्या थी, मटेरियल था, रॉ मटेरियल था। उससे उसने क्या बनाया, चेयर बनाई। तो उसने जितनी वैल्यू ऐड की उस पर क्या टैक्स लगाया जाता है। मैन्युफैक्चरर से वह समझ लो सेकंड होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास। तो जो जितना अपना प्रॉफिट तथा उसमें जो वैल्यू ऐड करता है, अगला है जो उसमें क्या करता है, पॉलिशिंग करता है या कोई उससे वेल फर्निश्ड करता है, तो जो जितनी वैल्यू ऐड करेगा उतना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और यह किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। तो सप्लाई पे क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यह क्या एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि जिसके लिए क्या है, ज़्यादातर कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन हो तभी क्या है जीएसटी लगेगा। लेकिन शेड्यूल 1 आपके सेक्शन एक 7 आती है, जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी बता रखी है जो कि बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाता है, अपने सप्लाई माना जाता है। तो मेनली क्या होता है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि कंसिडरेशन पे लगाया जाता है, जिसके लिए कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल क्या होता है, आवश्यक होता है। वह जीएसटी जो एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने बहुत से एक्ट को रिप्लेस किया है। बहुत प्रकार के जैसे पहले टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी बनाने पे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस देता था उसके लिए सर्विस टैक्स लगता था। जैसे अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग वैट लगाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लगाता था, और भी बहुत प्रकार के क्या थे, टैक्सेस थे। उन सबको क्या कर दिया, सब्स्यूम्ड, उन सबको इकट्ठा करके एक एक्ट बना दिया, जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी एक्ट ने बहुत से एक्ट को क्या क्या है, रिप्लेस किया है, तथा यह एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। और इसके लिए सप्लाई वैसे मेनली सेक्शन अपने 7 में बता रखी होगी, तो उसमें बहुत सारे जैसे विक्रय करना, ट्रांसफ़र, सप्लाई में सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, जिसमें विक्रय, हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब क्या है उसमें एक्टिविटीज़ है वो सप्लाई में शामिल की गई है। जिसके लिए क्या है, कंसिडरेशन हो चाहे ना हो तो भी क्या होगा, टैक्स लगेगा। कंसिडरेशन ना हो उसके लिए अपने अलग से शेड्यूल उनमें बता रखा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सप्लाई 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या हो गया, मतलब विद इन द स्टेट। जैसे अपने क्या है, राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में मान लो अगर जयपुर से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक ज़िले जयपुर से अगर मान लो माल, जयपुर से माल कहाँ पे जाता है, बीकानेर जाता है। जयपुर से अगर बीकानेर, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही राजस्थान में। तो इस पे क्या लगेगा, वो इंट्रा स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, अगर दोनों ही सप्लायर और रिसीवर दोनों ही एक ही स्टेट में हो तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर दोनों अलग अलग रिसिपिएंट, एक इसमें कौन होता है, रिसिपिएंट जो प्राप्त करता है, और एक सप्लायर जो कि सप्लाई करता है, तो जो अगर दोनों इन अलग अलग स्टेट में हो, जैसे एक है राजस्थान में और एक अपने महाराष्ट्र में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, अगर सेम स्टेट में तो इसको इंट्रा स्टेट, अगर अलग अलग स्टेट में तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अब सेम स्टेट में हो, अगर सेम स्टेट में हो तो आपने बिल देखा होगा, अगर आप जैसे परचेज करने जाते हो कोई भी चीज़ और उसका बिल लेते हो,
और राजस्थान की राजस्थान में परचेज की है तो आप उसमें देखोगे नीचे टैक्स लगेगा CGST एंड SGST। तो इंट्रा स्टेट में क्या लगता है CGST एंड SGST। अब मान लो आपने कोई लैपटॉप या कोई दूसरी चीज़ कोई सामान है जो दूसरे स्टेट से, नोएडा से, दिल्ली से या कहीं दूसरी जगह से मंगवाया है, तो उसमें आपको जैसे महाराष्ट्र से मंगाया, एग्जांपल ले लेते हैं, आपने महाराष्ट्र से कोई ऑनलाइन आइटम मंगवाया, तो उसका जब आप बिल देखोगे तो उस पर क्या चार्ज कर रखा होगा IGST। तो जब अलग अलग स्टेट से हो तो उस पर क्या लगता है IGST लगता है। और इंडिया है जो क्या करती है एक ड्यूअल GST मॉडल फॉलो करती है। इंडिया क्या करती है अपने एक सिंगल GST मॉडल भी होता है और ड्यूअल GST मॉडल, तो इंडिया क्या फॉलो करती है अपने ड्यूअल GST मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः तो जो सप्लायर होता है उसी की लायबिलिटी होती है कि वह GST का पेमेंट करे। ठीक है, जैसे आप जिससे माल लेने जाते हो वह आपसे क्या टैक्स का कलेक्शन कर लेता है, उस आइटम के बिल में इनवॉइस में आपके टैक्स जोड़ के वह गवर्नमेंट को जमा करवाता है। सामान्यतः क्या होता है जो सप्लाई करता है वही क्या करता है GST को पे करता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है कि रिसिपिएंट की लायबिलिटी होगी कि वह भी GST का पेमेंट करे, रिसिपिएंट की लायबिलिटी रहेगी कि वह रिसिपिएंट GST का पेमेंट करे। तो उसको क्या बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो GST अपने फॉरवर्ड चार्ज पे भी लगता है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दो प्रकार से GST लगाया जा सकता है। कहीं कहीं पे भी रिसिपिएंट की भी लायबिलिटी होती है, वो सेक्शन 9 में बता रखा है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का कोई टर्नओवर की लिमिट से अगर वह ज़्यादा चला जाए, अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा चला जाए तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब कुछ स्टेट के लिए अलग लिमिट है, कुछ के लिए अलग लिमिट है, तो लिमिट अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। GST में मतलब एक लिमिट से ऊपर जाने पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल डीलर जो छोटे डीलर्स हैं उनके लिए एक कंपोजिशन स्कीम भी गवर्नमेंट ने बना रखी है कि वह जैसे GST में को जो कंप्लाइंस है, GST एक्ट का जो कंप्लाइंस है, रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो छोटे डीलर फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या कर रखा है एक कंपोजिशन स्कीम बना रखी है। जो कंपोजिशन स्कीम को लेगा वह GST के रूल और रेगुलेशन को पूरी तरह से फॉलो ना करके कुछ थोड़ा बहुत ही उसको क्या फॉलो करना होगा। तो छोटे डीलर के लिए क्या बना रखी है कंपोजिशन स्कीम बना रखी है, वह भी एक लिमिट तक है, जैसे 75 लाख या 1.5 करोड़ उसकी एक लिमिट है। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ गुड्स या सर्विसेज को नोटिफिकेशन द्वारा एग्जम्प्ट भी कर सकती है। कुछ सर्विसेज जैसे अपने डोनेशन, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो गई, या मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज है, या कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, या फिर एग्रीकल्चर, कोई किसान है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्प्ट की गई है। तो GST में क्या है एग्जम्पशन भी बता रखी है, सर्विस या गुड्स क्या कर मुक्त होते हैं वो भी बता रखे हैं। अब GST में क्या होता है क्रेडिट, अपने एक चैप्टर भी आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो GST में क्या होता है कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट का कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। ठीक है, और टैक्स किस पे लगाया जाता है केवल जितनी वैल्यू ऐड की है उस पर। उसके बाद और जो लाइबिलिटी होती है, जैसे इसको 10 और 11 इन दोनों पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने माल बनाया, ठीक है, 100 रुपये का बनाया, 10 रुपये उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो टोटल हो गया 110 का, और मान लो टैक्स की रेट है 10%, तो टोटल हो गया कितना 121 रुपये। मतलब उसने आगे माल कितने में बेचा 121 रुपये में, 11 रुपये का इसने टैक्स चुकाया। अब मान के चलो पीछे वह क्या कर, उसने जब माल ख़रीदा था तो वह पीछे 80 रुपये का उसने माल ख़रीदा था, और तो उस पर 8 रुपये टैक्स चुकाया। तो 8 रुपये उसके पास जो चुका रखा है, उसने जो पहले पेमेंट कर रखा है, ठीक है, वह उसकी क्या ले सकता है क्रेडिट ले सकता है। उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी केवल 3 रुपये, उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी केवल 3 रुपये। तो इसमें क्या होता है GST में जो अपने पीछे
टैक्स पेमेंट कर रखा है उसकी आईटीसी भी ले सकते हैं और उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन ये रजिस्टर्ड के साथ होना चाहिए। रजिस्टर्ड के साथ हो तो वो क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है। और जीएसटी एक प्रकार का क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो इसमें वैल्यू एड पे टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगता और मैंने कि कास्केडिंग ऑफ टैक्स इसमें नहीं होता, दोहरी टैक्स इस पर नहीं लगाया जाता। और अगर कुछ संविधान से रिलेटेड बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जीएसटी को लाने के लिए संविधान में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। और संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 246A में अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वह 101वां अमेंडमेंट था, ठीक है। उसके बाद जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। उसके अलावा इस पर भी जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट है, तो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 उसमें 3 लिस्ट बता रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इट कंटेन्स द मैटर विद रेस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिवली राइट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट किसके लिए, इसमें जो मैटर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है वह हो गए। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉज। अब ये क्या था, जीएसटी में जो अपने जीएसटी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पूरा एक्ट में जो बेसिक चीज़ें हैं वह इसमें यहाँ पे दिखाई गई है। कई एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यह सप्लाई पे लगता है। इसमें इंट्रा और इंटर स्टेट 2 प्रकार के सप्लाई होती है और यह सप्लायर जनरली सप्लायर को देना होता है और कभी कभी रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को भी देना पड़ता है टैक्स। और जीएसटी में अगर एक लिमिट से ऊपर आपकी सेल हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। स्मॉल डीलर अगर वो लॉ को फॉलो ना करना चाहे तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है। और जीएसटी में एग्जम्पशन का भी प्रोविज़न है, कुछ गुड्स और सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है। और इसमें टैक्स की जो क्रेडिट होती है उसका कंटिन्यूस क्या होता है, चेन है और सेट ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ वह देख लिया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और 3 प्रकार की इसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा अब जीएसटी में जो अपने हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इसको एक्ट में डिफ़ाइन कर रखा है। तो इन 2 डेफिनेशन को देख लेना चाहिए। तो गुड्स, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। सप्लाई किस चीज़ की, गुड्स और सर्विस की। तो गुड्स में क्या क्या होता है, कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स है। कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स है। इसकी सेक्शन भी आप देख लेना, 252 2 सब क्लॉज 52। तो गुड्स में कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, गुड्स होती है। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। तो गुड्स का मतलब हो गया कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, उसको बोल दिया जीएसटी एक्ट में गुड्स है। लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटी शामिल नहीं है। और सर्विसेज में क्या बोल दिया, अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब गुड्स के अलावा जो भी चीज़ है वह सर्विसेज है। लेकिन इसमें एक मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। तो मनी एंड सिक्योरिटी अगर एमसीक्यू में आ जाए तो वो तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल किस पे होता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। गुड्स क्या हो गया, कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विस हो गई जो गुड्स मनी और सिक्योरिटी के अलावा है। और जीएसटी सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो व्यक्ति कंज्यूम करता है अल्कोहलिक लिकर, उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत से स्टेट थे उनको अल्कोहलिक लिकर से बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। अगर उसको जीएसटी के दायरे में ले जाते तो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ इनकम कम हो जाती। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको पावर नहीं दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट जब बिल पास हो रहा था तो इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया। और पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, ये भी क्या है जीएसटी इन पे भी नहीं लगता है।
उसके बाद बात करें तो ये क्या था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी किस पे नहीं लगता। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ का हो गया एटीएफ और नेचुरल गैस, इन पे क्या है जीएसटी नहीं लगता। अब एक तंबाकू पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, क्योंकि ये भी उसी सेम रीज़न था, तंबाकू से भी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता था, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है और जीएसटी भी लग रहा है। उसके अलावा ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स भी जीएसटी तथा एक्साइज ड्यूटी दोनों लगते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट सेक्टर है, जो रियल इस्टेट सेक्टर है अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। वैसे अपने एक शेड्यूल 3 है, सेक्शन 7 में एक शेड्यूल 3 बता रखा है, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ बता रखी है जो कि ना तो गुड्स है ना सर्विस है, तो रियल इस्टेट सेक्टर जीएसटी से क्या है बाहर है। और अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ पॉइंट देखें तो इसमें जीएसटी काउंसिल का ये कुछ 4-5 पॉइंट है। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी एक्ट में क्या एक जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी एक्ट है उसको समय समय पर नोटिफिकेशन लाती है। तो जीएसटी काउंसिल कैसे कार्य करेगी ये कौन से आर्टिकल में बता रखा है, 279A। उसके बाद जीएसटी काउंसिल रेफर्ड इन विच सेक्शन, जीएसटी काउंसिल 279A में बता रखी है। अब जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर है, सेंटर स्टेट का कितना पावर है, 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। तो वेट ऑफ द वोट फॉर द सेंटर एट द जीएसटी काउंसिल 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। उसके बाद बात करें स्टेट का कितना पावर है, 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। स्टेट का कितना है, स्टेट का कितना वेट है, 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। और चेयरपर्सन जो जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल में कौन होते हैं, मेंबर होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल का। उसके बाद बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो एमसीक्यू से पहले जल्दी से एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें देखी थी वह वापस से, गुड्स क्या होता है, कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विस जो गुड्स के अलावा है, मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है। उसके बाद जीएसटी किस पे नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएम एंड नेचुरल गैस। तंबाकू पर जीएसटी और सेंट्रल दोनों लगता है। और रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और फिर कुछ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो जीएसटी से रिलेटेड है, उनको दिखाया गया है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो रोल आउट द जीएसटी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकॉज, मतलब जीएसटी को क्यों लाया गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज वर कास्केडिंग। एग्जिस्टिंग लॉज वर कास्केडिंग मतलब जो पुराने एक्ट थे उसमें क्या होता था, टैक्स पर भी टैक्स लगता था, जिससे क्या होता था जब कोई भी चीज़ एंड कंज्यूमर तक पहुंचती तो वह बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती, जिसकी वजह से उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता। तथा पावर ऑफ लेवी भी क्या थी, एक्सक्लूसिव थी। इसके अलावा सेपरेट लॉ थे, गुड्स के लिए वैट लगता था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स था। तो इन सब की वजह से क्या था, अपने जीएसटी को लाया गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने, ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी को अप्लाई किया, तो वह था फ्रांस। जीएसटी एक प्रकार का कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इंडिया ने कौन सा मॉडल अपना रखा है, ड्यूअल मॉडल अपना रखा है। और कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था, वह था आसाम। ऐसा द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर द करंट एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी लगने के बाद कौन सी ऐसा आइटम है जिस पे एक्साइज भी लगती है और अपने जीएसटी भी लगता है, तो वह हो गया तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट। उसके बाद बात करें कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स है जो शामिल किए गए हैं, तो बहुत से टैक्स हैं वैसे तो, कुछ केंद्र के टैक्स थे, कुछ अलग अलग स्टेट के टैक्स थे, जिनको क्या कर दिया जीएसटी में सब्स्यूम्ड, वो टैक्स हटा दिए गए। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट, यानी कि सभी क्या हो गए इसमें सब्स्यूट कर दिए गए थे।
और पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम स्पिरिट या नेचुरल गैस या एविएशन फ्रॉम एटीएफ की फुल फॉर्म क्या है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब पे क्या है जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर ऐसा पॉइंट आ जाए जीएसटी नहीं लगता, ये बात तो सही है, लेकिन एक्ट में यह भी बता रखा है कि इन सब पर जीएसटी काउंसिल द्वारा एक डेट दी जाएगी, फ्यूचर में एक डेट दी जाएगी, वहाँ से लगाया जाएगा। तो इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। अगर अप्रोप्रिएट आंसर देखे तो कौन सा रहेगा, जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जीएसटी लगेगा जो जीएसटी काउंसिल एक डेट नोटिफाई करेगी वहाँ से। अभी तक कोई नोटिफाई नहीं किया है। क्या अल्कोहलिक लिक्कर अगर इंडस्ट्रियल और अदर यूज़ के लिए हो तो उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ, केवल अल्कोहलिक लिक्कर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वह जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल या फिर कोई अदर यूज़ में अल्कोहलिक लिक्कर का यूज़ हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। और अभी इसमें देखो पहले शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये क्या है? शेड्यूल 1 में अपने बता रखा है कि कौन बिना कंसिडरेशन के भी क्या होगी, 4 एक्टिविटी बता रखी है जिनको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 3 में ऐसी एक्टिविटी बता रखी है जो कि ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है। और शेड्यूल 3 में अपने बता रखा है कि कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो समझ नहीं आती कि यह सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वह शेड्यूल 2 में बता रखी है। तो क्वेश्चन क्या है, द एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो कौन सी गुड्स है, क्या चीज़ गुड्स है, क्या चीज़ सर्विस है, यह किसमें डिफाइन कर रखी है? अपने शेड्यूल 2 में। और सेक्शन 8 अपने रिलेटेड है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से। और शेड्यूल 3 क्या बताता है कि कोई भी सप्लाई जो कि ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विस की सप्लाई है, वह कौन बताता है? शेड्यूल 3 बताता है। और शेड्यूल 4 कोई है ही नहीं, ठीक है, 3 ही शेड्यूल है जीएसटी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, मनी। तो मनी एंड सिक्योरिटी ना तो वह गुड्स है ना सर्विस है, तो उसको क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया है गुड्स तथा सर्विसेज से। गुड्स तथा सर्विसेज से उनको क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर अपने जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड या जीएसटी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे तो पहली कमेटी कौन थी जिसने जीएसटी मॉडल को डिज़ाइन किया था? तो वह था असीम दास गुप्ता। और जीएसटी किसके रिकमेंडेशन द्वारा? तो केलकर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन से ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003। तो रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? जीएसटी केलकर टास्क फोर्स से। और ऊपर क्या था? फर्स्ट कमेटी जिसने जीएसटी मॉडल डिज़ाइन किया तो वह था असीम दास गुप्ता। और जीएसटी किसके रिकमेंडेशन से आया? तो वह था केलकर टास्क फोर्स। और जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से। और द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी, जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देती है वह केवल क्या होती है? एडवाइजरी पावर की होती है। और जीएसटी काउंसिल का जो डिसीज़न लिया जाता है उसके लिए कम से कम कितने 3/4 यानी कि 75% ऑफ वेटेड वोट्स चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी बोलते हैं। और डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शुड बी बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ वोट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द वेटेड वोट। देखो ऊपर क्या था? डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नॉट लेस देन, यहाँ पे दूसरे में कर लो, द वेटेज ऑफ, एक सेकेंड, तो वेटेज ऑफ वोट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलती से वापस रिपीट हो गया, यहाँ पे कर लेना। क्वेश्चन होगा द वेटेज ऑफ वोट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना होता है? 1/3 ऑफ द वेटेड वोट। उसके बाद अगर कॉरम की बात की जाए, कोई भी जैसे जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होती है तो मीटिंग के लिए क्या होता है? कॉरम होता है। वह कॉरम होने पर ही क्या है? वह मीटिंग शुरू होती है। तो कॉरम कितना हो गया उसमें? 1/2 ऑफ द मेंबर्स। जितने भी टोटल मेंबर हैं उसमें से कम आधे मेंबर आने चाहिए। तो ये था अपने जीएसटी क्या है तथा जीएसटी से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स एक्ट में बता रखी है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वो हो गए। और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी में अपने गुड्स सर्विस और उससे रिलेटेड अपने महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू थे वह देखे। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताई गई है वह आपके कुछ मदद करेगी। नई वीडियो जल्दी आएगा, तब तक